गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम एकदम हमारे सर पर है और हमें 7 या 8 तारीख में किसी भी दिन अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका है, अभी मैंने नहीं देखा है कि किस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है। चलिए, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप इसको अच्छे से जान लीजिए कि अब रिवीजन का टाइम है और मैं आपको रिवीजन ही करवा भी रही हूँ। चलिए, आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि मैं ऑथर और प्लस उसके वर्क्स पर ज़्यादा जो है फोकस करती हूँ और यही आपसे भी कहती हूँ, थोड़ा सा आप उसके ईयर पर, वर्क पर और राइटर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी WB ईट्स का, यानी विलियम बटलर ईट्स। इनका पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स और इसी को इनके जो वर्क्स हैं, इनके वर्क्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वही डिवीज़न मैंने आपको आज अपने ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इनकी, तो पहली पोइट्री है, सेकंड नंबर इज द ड्रामा है एंड थर्ड नंबर इज द प्रोज है। इन्होंने इन तीनों कैटेगरीज में अपने वर्क को जिस तरह डिवाइड किया, ईयरली वाइज मैंने जिस तरह से इसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये। चलिए, इसी के साथ हम ये सीरीज़ अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं WB ईट्स का वर्क। तो WB ईट्स के वर्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है इनका ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1865 and 1939. It is the time period of the WB ईट्स। 1865 and 1939 to 1939 आप इस तरह से करके याद रखिए, मतलब 1865 से 1939 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इस तरह भी अगर हिंदी में दिक्कत, अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी में भी थोड़ा याद कर लीजिएगा ताकि वहाँ कंफ्यूजन ना हो। अब जाहिर सी बात है, जितना वर्क होगा वो इसी टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया होगा। बस आप ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर कर लीजिए कि WB ईट्स का जो टाइम पीरियड था वो क्या था या वो किस पीरियड में उन्होंने वर्क लिखा। बात आती है, सबसे पहले मैंने कहा ना कि इनके वर्क्स को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज इस तरह से समझिए। 3 कैटेगरीज में अगर हम बात करें तो पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। सबसे पहले अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि इनकी 3 कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री, सेकंड इज द ड्रामाज एंड थर्ड इज द प्रोज। 3 कैटेगरी में इनके वर्क को आप डिवाइड करिए। उसके बाद आता है, आप पहले हम पोइट्री की बात करते हैं। द जुवेनिलिया इनकी एक पोइट्री थी, यानी पोएम थी। इमेच्योर बॉयज पोएम्स एंड पोएटिक प्लेज 1885 में ये पब्लिश्ड होती है। कब होती है? 1885 में। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस समय पर WB ईट्स की एज क्या रही होगी। यंग एज थे, बॉयज एज थी उनकी, और इसी में इन्होंने इस पोएम को लिखा था। 1885 में ये पब्लिश होती है और ये दुनिया के सामने आती है। इस तरह समझिए, द जुवेनिलिया। नेक्स्ट है आपका द क्रॉसवेज, 1889 में ये पब्लिश हुई, 1889। नंबर थर्ड द रोज, 1893 एंड 4 द विंड अमंग द रीड्स, 1899। इस तरह अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो मोटा मोटा जो आपका एक होता है ना कि मोटी मोटी चीज़ें हमने अपने माइंड में एक तरफ कर ली कि हाँ, WB ईट्स का ये वर्क है, ये उनकी पोएम्स है, ये ड्रामाज है एंड ये प्रोज है। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो फिर आप कन्फ्यूजन से वहाँ पर बच जाते हैं जब क्वेश्चंस में आप 4 ऑप्शन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 5 नंबर पर। इन द 7 वुड्स 1904 में पब्लिश हुई। नंबर 6 द ग्रीन हैमलेट एंड अदर्स पोएम्स 1910 में आती है। नंबर 7 है रेस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 में आई एंड द वाइट स्वान्स एट कुली 1919 में आया। नंबर 8 तक मैंने आपको जो बताया है इसको थोड़ा फोकस करिए। द वाइट स्वान एट कुली 1999 एंड द 9 इज द माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर्स 1921। अभी सब पोएम ही चल रही है। अभी सारा वर्क हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? पोइट्री वाला। ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर पोइट्री लिखा है। सारी सीरीज अभी पोइट्री की ही चल रही है। उसके बाद आता है अब आपका नंबर 10 पर द टावर 1928 एंड द 11 ए फुल मून। ए फुल मून, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए फुल मून इन मार्च 1935 में आई एंड 12 इज द लास्ट पोएम 1936 से 39 के बीच में लिखी गई। लास्ट पोएम्स है, लास्ट पोएम 1936 से 39 के बीच में लिखी गई। नंबर 13 पर है द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स 1933 में आती है।
वर्ड फॉर म्यूजिक परहैप्स 1934 में लिखी गई। रिटन इज इन द ईयर ए वुमेन यंग एंड ओल्ड 1934 में लिखी गई। इस तरह से आप इनके वर्क को अगर देखते हैं पोइट्री को, तो हम देख रहे हैं कि 1936 और 39 के बीच में ही ये सारी की सारी पोएम्स लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है इनका टाइम पीरियड वही रहा 39 में, तो फिर इनकी डेथ ही हो गई थी। तो इस तरह से आप जो है याद करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रामास क्या थे भाई। ड्रामास को देख लेते हैं। ड्रामास है आपका मॉज़ार्ट ए ड्रामेटिक पोएम। ये एक मॉज़ार्ट नाम का ड्रामा था और ये ड्रामेटिक पोएम थी। 1886 में ये लिखा जाता है। किस में लिखा गया ये? 1886 में ये आता है और स्टेज पर पब्लिश होता है मॉज़ार्ट ए ड्रामेटिक पोएम। नंबर सेकंड इज द काउंटलेस कैथलीन। 1892 में आता है ये ड्रामा जो इनके द्वारा लिखा गया। एंड द थर्ड द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर रिटन बाय द W.B. Yeats। एंड अगर ईयर की बात करें, एंड द ईयर ऑन 1894। तो 1894 में ये ड्रामा आता है या ये पब्लिश होता है ड्रामा द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, ठीक है। द शैडो वे वाटर्स, ये अगर ड्रामे की बात करें हम, तो 1900 में ये पब्लिश हुआ। पब्लिश क्या होना मतलब स्टेज पर आया, क्योंकि प्ले है, ड्रामा है, तो ड्रामा होगा तो जाहिर सी बात है स्टेज पर प्ले होगा या उनके द्वारा जो लिखा गया। तो वो किस साल में लिखा गया? देखिए दो ही बातें होती हैं, पब्लिश कब हुआ और लिखा कब गया। तो इन दो बातों में से जो हमें मतलब रिलायबल सोर्सेज मिलते हैं बुक्स के थ्रू कि हाँ ये इस ईयर में लिखा गया है या इस ईयर में ये पब्लिश हुआ, तो हम वही डिस्कशन आपके साथ अपनी वीडियो में करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर। ये पूरा एक ही नाम है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक ही नाम है। द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934 में आता है। नंबर 6 द हंट्स एग 1938 में आता है। ये ड्रामों की इनकी सीरीज है। 6 ड्रामे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द W.B. Yeats एंड परहैप्स दीज ड्रामाज विल कम इन योर एग्जाम पेपर। इसलिए आप इनको फोकस करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा उस प्रिपरेशन को अपने स्टेबिलिटी लाइए ताकि आप कंफ्यूजन से बचें। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि बच्चों देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख करके। तो ऐसा है कि आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, अपने माइंड की स्टेबिलिटी आप माइंड सेट करके रखिए कि हाँ W.B. Yeats ने ये पोएम लिखी और ये ड्रामे लिखे और ये उनका वर्क है या ये इनका प्रोज है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मोटा मोटा अगर हम ये चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं और कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं या उनके वर्क का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं किसी भी राइटर का, तो इससे आसानी हो जाती है आगे भी बहुत ज़्यादा तैयारी करने में और कन्फ्यूज़न से जो है स्टूडेंट्स बच जाता है। चलिए इसी के साथ में मैं आपको जो है प्रीवियस वीडियो आप मेरी देखिएगा, मैंने उसमें आपको कुछ जो है इस तरह के तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से अपने राइटर को कवर कर सकते हो, किस तरह उसके वर्क को लिख सकते हैं। तो लिहाजा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस पोएम, हु वाज द राइटर ऑफ दिस ड्रामा या हु वाज राइटर ऑफ द प्रोज ना लिख करके या हु वाज द राइटर ऑफ करके छोड़ दिया जाता है। अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं कि W.B. Yeats ने तो यही लिखा था, W.B. Yeats है। और अगर नाम दे करके वो पूछते हैं कि मतलब जो कोई भी ड्रामा या प्रोज या किसी का भी पोएम का नाम लेकर के पूछते हैं कि हु वाज द राइटर, तो आप इस तरह करके भी उनके आंसर को सही कर सकते हैं। चलिए प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज में आता है द सेल्टिक ट्विलाइट 1893, सेकेंड इज द सीक्रेट रोज 1897 एंड द थर्ड आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल 1903 में आता है। और ये क्या था? एक कलेक्शन ऑफ एस्से था, इसमें एस्से लिखे गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल, गुड एंड इविल से तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, W.B. Yeats के है ये। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एस्सेज है, यानी निबंधों का एक समूह है या निबंधों का एक कलेक्शन है जिसे इसके अंदर 1903 में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट आता है ए विजन 1925 में। ए विजन 1925 में इनका प्रोज वर्क है। दिस इज द प्रोज वर्क एंड द सेल्टिक ट्विलाइट 1893 एंड द नेक्स्ट इज द प्रोज वर्क द सीक्रेट रोज 1897 एंड द नेक्स्ट आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल 1903, ए कलेक्शन ऑफ एस्से दिस वर्क।
एंड नेक्स्ट ए विज़न 1925। इस तरह करके अगर आप याद करेंगे, एक बार रिवीजन करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो डाल रही हूँ ताकि कम टाइम में आपका ज़्यादा रिवीजन हो सके। जितना भी आपने पढ़ा है एक बार मेरे वीडियो के थ्रू, और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखिए, मैंने उसमें भी यही कोशिश की है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो। 10-15 मिनट की वीडियो, मुझे लगता है कि अगर मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि अगर कंक्लूजन आपको दे दिया जाए सिलेबस का, या अगर कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए, या फॉर्मेट जिसके ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे क्वेश्चंस, अगर वो चीज़ आपको बता दी जाए कीवर्ड्स, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एग्ज़ाम बीट आसानी से कर सकते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है बच्चों कि ऐसा है, अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। और 10-15 मिनट की वीडियो के थ्रू अगर आपका कोई रिवीजन या कोई राइटर अगर आपका कवर हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। और प्रीवियस वीडियो से अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ जो है नोट्स वो अपलोड कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर मेरे। इस तरह से आपकी तैयारी, ताकि 7 अगस्त है उस तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ऐसी मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। चलिए, चैनल को छोड़ने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले या यहाँ से जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के और एक कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड लगातार कराती रहूँ। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे विदा लेती हूँ। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन अब आपसे विदा लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।